हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको तारा ज्ञान के विषय में बताएंगे कि जन्म के समय आपका तारा कैसा था और विपत्त तारा, प्रत्ययी तारा, वध तारा कैसा होता है, अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि। ये वीडियो स्पेशल अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए है और जिनकी मेष राशि होगी। जनरली मेष राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र। तो मेष राशि में अश्विनी के 4 चरण चलते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जिनका जन्म मेष राशि में अश्विनी में नक्षत्र में प्रथम चरण से लेकर चौथे चरण तक हुआ है, उन जातकों के लिए वीडियो है। और आप जानते होंगे कि जो अश्विनी नक्षत्र होता है ये गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। यदि कोई जातक अश्विनी के पहले चरण में जन्म लेता है तो पिता को भय, दूसरे चरण में जन्म लेता है तो सुख ऐश्वर्य भोगता है, तीसरे चरण में जन्म लेता है तो राजयोगकारी, और चौथे चरण में जन्म लेता है तो राज सम्मान का हकदार होता है, वो पाता है। तो हमने देखा होगा कि आजकल जनरली वीडियो कई प्रकार के आते हैं जिसमें कि तो जातक को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। कोई एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि साहब मेरा तो वध तारा है, प्रत्ययी तारा है ना, विपत्त तारा है, तो वो सुनता रहता है केवल, है ना। और वो चाहता है कि कोई सरल रूप से उसको बता दिया जाए तो उसके भी थोड़ा पल्ले पड़ जाए, ठीक है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि जैसे आज 16 जून 2022 है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मान के चलो कि ये है अभी शाम को 7:02 का हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि अभी की स्थिति में कुछ आपको समझाऊँ कि कोई बच्चे का अभी जन्म हुआ है, ठीक है, अभी बच्चे का जन्म हुआ है और चंद्रमा, इसका जो नक्षत्र चंद्रमा का उत्तराषाढ़ और दूसरे चरण में जन्म हुआ है, ठीक है। तो उत्तराषाढ़ का के हिसाब से हम देखते हैं कि बच्चे का यदि उत्तराषाढ़ से बनेगा तो उसकी क्या चीज़ें होगी। ये तो मैंने अश्विनी नक्षत्र से बताया आपको, लेकिन बच्चे का जन्म तो उत्तराषाढ़ से हुआ है, तो ये बच्चे का जन्म तारा कहलाएगा उत्तराषाढ़ा, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें इस तरीके की राउंड से चलेगी, और यहाँ से जब उत्तराषाढ़ा से चालू होगा ये यहाँ से, और ये चलते चलते फिर आएगा कहाँ, अश्विनी में। अश्विनी से ये इस तरीके से ये पूरे 9 नक्षत्र की ग्रुप बनेगी, तब उसका नक्षत्र का ज्ञान होगा। तो अभी हम तत्काल में उत्तराषाढ़ा का थोड़ा रुक के बताएंगे, पहले तो हम अश्विनी नक्षत्र का बताएंगे, लेकिन आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आज जैसे अभी बच्चे का जन्म हुआ तो उसका तारा क्या होगा। अभी तो फिलहाल हम जो है ये जो तारा ज्ञान है, जन्म तारा, संपत्त तारा, विपत्त तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र, ठीक है, चंद्र राशि से देखा जाता है। जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां, 7वां तारा अशुभ तारा होता है। अब देखते हैं ना गोचर में, जब शनि यदि वध तारा में चले जाए, शनि यदि विपत्त तारा में चले जाए, शनि यदि प्रत्ययी में चले जाए, और राहु के ऊपर से वध तारा, जो राहु जो आपका जो शनि का गोचर है वो वध तारा में आ जाए, तब तो बड़ी दिक्कत होती है। तो कौन सा नक्षत्र वध तारा होगा आपका, वो तो आपको पता रहना चाहिए ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि किसी जातक का अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, तो अश्विनी नक्षत्र हुआ तो ये इस तरीके से चलेगा। अश्विनी से पहला अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 9 का ग्रुप होगा, ठीक है। इसके बाद फिर मघा से चालू होगा, और जन्म, संपत्त, विपत्त, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, वध, ये ऐसे ही सिस्टमेटिक जमा रहेगा। और ये जो ग्रहों का क्रम है, ये जो है केतु के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र, ये जानने के लिए है, ठीक है। तो चारों कालम का मैंने 5 कालम का महत्व समझा दी। तो ये अश्विनी से चालू होगा और ये 27 तक आएगा। ये ऐसे 9 के ग्रुप हैं ये, ठीक है। तो अश्विनी का जिसका जन्म हुआ तो उसका बड़ा सिस्टमेटिक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्र है। तो जिसका जन्म यदि अभी अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, वो जो जातक है उसका क्या होगा, उस जातक का जन्म तारा क्या होगा, ये जन्म तारा कहलाएगा उसका अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, याद रखें। और इसके बाद उसका संपत्त तारा क्या कहलाएगा, संपत्त तारा कहलाएगा भरणी, ठीक, भरणी उसका जो है संपत्त तारा कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं ये इसका जो है पहला जन्म तारा लिखे हमने, ठीक है, ये जन्म तारा हुआ, और ये जो है इसका जो है भरणी संपत्त तारा हुआ, ठीक है। इसके बाद विपत्त तारा, क्षेम तारा, प्रत्यय तारा, साधक तारा, वध तारा, मैत्र तारा, अधिमैत्र तारा, ये इसके तारा हो गए। अब इसमें कौन सा नक्षत्र वध विपत्त कहलाएगा, ये तीसरा नंबर।
जन्म से तीसरे नक्षत्र का तारा विपत्त तारा कहलाता है। ठीक है। और जब आपका जन्म छेम में आया, छेम तारा जो है आपका शुभ तारा कहलाता है, प्रत्येरी तारा अशुभ तारा कहलाता है, साधक तारा शुभ तारा कहलाता है, और वध तारा बहुत खतरनाक होता है। सबसे खराब कौन कौन से होते हैं? विपत्त, प्रत्यरी और वध। इन ताराओं की यदि दशाएं चलती है और इन नक्षत्रों के ऊपर से पाप ग्रहों का चार होता है, पापी ग्रहों का गोचर होता है, ट्रांजिट होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है। तो मान के चलो ये जातक का कौन कौन सा नक्षत्र कहलाया? वध, इसका पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्र नक्षत्र है। तो अभी जातक का क्या चल रहा है ये देखो। अभी जातक का शनि कहाँ चल रहा है? क्या जातक का पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्र पे कोई ग्रह चल रहे हैं क्या? उसके लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा, पुनर्वसु विशाखा देखना पड़ेगा। पुनर्वसु विशाखा वध तारा पे तो नहीं चल रहा है, पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्र, तीन नक्षत्र देखना पड़ेगा, और तीनों गुरु के नक्षत्र हैं। ये देखो इसके गुरु के कोई नक्षत्र का जन्म चल रहा है क्या? यहाँ पे गुरु महाराज का इनका केवल विशाखा नक्षत्र चल रहा है, और विशाखा नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है। ठीक है। तो ये बच्चे का तो तत्काल अभी जन्म ही हुआ है, तो बच्चे का जन्म के समय ही केतु का नक्षत्र, तो गोचर की हम चर्चा यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि इस कुंडली में हमने कैसे निकाल लिया है। अब इसके बाद जब आपका जन्म हो जाता है, आगे 20 साल बाद भी आप देखोगे तो जब शनि का गोचर हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, उदाहरण के लिए हम और किसी जातक की कुंडली लगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझने को मिलेगा। तो इस तरीके का तो हमने ये देख लिया। अब यदि कोई अश्विनी नक्षत्र की ये सारणी बनी है, अब मैंने आगे कहा था आपको कि भाई जैसे ये बच्चे का जन्म अभी तत्काल जन्म हुआ है, ठीक है, ये बच्चा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, तो उत्तराषाढ़ बच्चे का जन्म होगा तो कैसी सारणी आएगी? तो उत्तराषाढ़ की सारणी मैं आपको बना के बता। जो बच्चे का जन्म की बात कर रहे हैं कि अभी तत्काल हुआ है, जिसका चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र पे है, तो हम जानेंगे कि उस बच्चे का जन्म, ये देखिए चंद्रमा उत्तराषाढ़ पे जन्म नक्षत्र हुआ। ठीक है। इसके बाद श्रवण और उसका बच्चे का जो विपत्त तारा है वो धनिष्ठा नक्षत्र पे हुआ। तो अभी देखते हैं कि शनि महाराज कहाँ घूम रहे हैं। शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में घूम रहे हैं, तो ये शनि जो महाराज है विपत्त तारा में चल रहे हैं। ठीक है। तो बच्चे के जन्म के समय ही उसके विपत्त तारा पे शनि का गोचर काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि प्रत्यरी तारा को देखते हैं। तो पूर्वा भाद्र नक्षत्र पे कोई ग्रह है क्या? पूर्वा भाद्र में नहीं है, उत्तरा भाद्र में है। ठीक है। और वध तारा देखते हैं, क्या इसका रेवती आश्लेषा ज्येष्ठा पे कोई है क्या? देखो रेवती, तो ये रेवती जो नक्षत्र है इसका मीन में जहाँ पे कि मंगल है, ये रेवती नक्षत्र इसका वध तारा है, और वर्तमान में उस नक्षत्र के ऊपर से मंगल गोचर कर रहे हैं और मंगल वहाँ पे है। तो चूंकि बच्चे का अभी जन्म हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा का क्या कोई ट्रांजिट हो रहा है, भाई वर्तमान में जन्म ही लिया है उसने, तो स्टडी किया है जीवन में। तो इस तरीके से वर्तमान में जन्मे बच्चे का हम लोग तारा देखते हैं। यदि यही कुंडली आज से कुंडली का 5 साल 6 साल हो जाएगा तो आज की डेट में हम देखेंगे कि बच्चे का जन्म तारा क्या था। बच्चे का जन्म तारा उत्तराषाढ़ था, उसका धनिष्ठा नक्षत्र जो विपत्त तारा था, और उसका प्रत्यरी तारा पूर्वा भाद्र था। तो ये जो तारे के ऊपर से, जैसे पूर्वा भाद्र तारा उसके लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। ठीक है। और रेवती तारा, ये रेवती तारा उसका काफ़ी नेगेटिव होगा। यदि रेवती के ऊपर से जब शनि का चारण होगा, या रेवती जो है इसी नक्षत्र में होंगे, ठीक है, गोचर मतलब रेवती नक्षत्र पर शनि का गोचर होगा, रेवती नक्षत्र पर राहु का गोचर होगा, रेवती नक्षत्र पर मंगल का गोचर होगा, तो हम क्या कहेंगे? उसके वध तारा के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, जो उसके जीवन में काफ़ी विपदा लेके आएगा, परेशानी लेके आएगा। तो आज हमने जाना कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र का हम कैसे तारा निकालते हैं। तारा निकालना बड़ा आसान है, इसी क्रम से आपको जमाना है। तो ये यदि आप इसी क्रम से जमाओगे तो आपको बड़े आसानी से तारा जम जाएगा। और ये जो अश्विनी नक्षत्र, इसकी आगे 1 लिखा है, तो ये स्थायी रूप से 1 है, क्योंकि अश्विनी का 1 ही नंबर है। फिर ये नंबर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि हर एक नक्षत्रों का अपने नंबर है, 1 से लेकर 27 नक्षत्र है। यदि नंबरिंग का आप ये नक्षत्रों के साथ आप नंबरिंग लिख दोगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, और बड़े आसानी से आप अपने नक्षत्रों को जान लोगे। जो बच्चा अभी तत्काल जन्म ले रहा है, तो हम ये जानेंगे कि जैसे कि मंगल 22 डिग्री में मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है, तो हम क्या बोलेंगे
कि मंगल जो है रेवती नक्षत्र पे के बच्चे के वध तारा के ऊपर से 4 कर रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे अब शनि को, तो शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो देखते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। धनिष्ठा नक्षत्र बच्चे का विपत्त तारा है, तो ये भी शनि का भी गोचर जो है विपत्त के तारे से होना ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव कहला। और जो केतु का गोचर है, केतु विशाखा नक्षत्र में है, तो देखते हैं कि विशाखा नक्षत्र क्या है। हम केतु को देखते हैं, केतु का विशाखा नक्षत्र, केतु विशाखा नक्षत्र में चल रहा है और विशाखा नक्षत्र 16 नंबर का नक्षत्र है बच्चे के जन्म से, जो प्रत्यरी तारा है। तो वर्तमान में जन्मे बच्चे के सारे तारे काफ़ी नेगेटिव जा रहे हैं, तो इन कारणों से भी कई बार क्या होता है कि बच्चों के जन्म के साथ ही बहुत सारे ज्यादातर ग्रह वध तारे में, प्रत्यरी तारे में, विपत्त तारे में चले, तो बच्चे को काफ़ी तकलीफ होती है और कई बार तो इन कारणों से बच्चों का बचना भी कठिन हो जाता है। तो ये नक्षत्र का ज्ञान था। आज जो हमने बताया सिर्फ आपको 2 नक्षत्रों की डिटेल बताई है, मेन अश्विनी नक्षत्र का कि ये सारणी आपको परमानेंट काम आएगी। यदि आप ये सारणी नोट कर लेते हो तो इस तरीके से आपको पूरी सारणी काम आएगी कि भाई मेरा जन्म के अश्विनी नक्षत्र में और आप अश्विनी वाले इसी तरीके की सारणी से अपने आपके ग्रह है वो बने बनाए और बैठे बिठाए मिलेंगे, ठीक है। और ये नक्षत्र आपको जैसे ही कोई बोलेगा कि भाई आपका जो कोई विशाखा नक्षत्र पे जो शनि चल रहा है, इसका मतलब विशाखा नक्षत्र पे आपके शनि का यदि गोचर होगा तो काफ़ी खतरनाक होगा। शनि यदि आपका पुनर्वसु पे जाएगा तो काफ़ी खतरनाक होगा। अब जो देखते हैं कि शनि वर्तमान में कहाँ चल रहा है। यदि अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए शनि वर्तमान में कहाँ चल रहा है, अश्विनी नक्षत्र वाले के लिए शनि वर्तमान में धनिष्ठा में चल रहा है, ठीक है। और धनिष्ठा जातक का क्या है, प्रत्यरी तारा है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। तो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वालों के लिए धनिष्ठा पर गोचर काफ़ी हानिकारक होगा। इसके बाद शनि कहाँ जाएगा, धनिष्ठा से सदभिषा में जाएगा, तो सदभिषा उसका कौन सा तारा है, साधक तारा है। इसका मतलब शनि जब भी सदभिषा नक्षत्र में जाएगा तो जातक के लिए कोई खतरा नहीं है, खासकर मेष राशि और अश्विनी। राहु वर्तमान में कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, तो जो जातक अश्विनी नक्षत्र के हैं और मेष राशि के लिए है कृतिका नक्षत्र, उनका विपत्त तारा में कहलाता है। तो जातक का जो राहु है वो भी विपत्त तारा में घूम रहा है और जो जातक का धनिष्ठा नक्षत्र है वो भी प्रत्यरी तारे में है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो अश्विनी नक्षत्र वाले, खासकर मेष राशि वाले और जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है पहले से लेकर 4थे चरण तक, ये गोचर वैसे जातकों के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। केवल गोचर से ही कोई ऐसी बात कहना काफ़ी मूर्खतापूर्ण होगी। इसके लिए हमको आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। कुंडली में क्या दशाएं कोई नेगेटिव चल रही है। यदि कुंडली में आपकी 6ठे भाव की दशा, 8वें भाव की दशा या 12वें भाव की दशा या 6ठे भाव की महादशा, 8वें भाव की अंतरदशा, इस तरीके की खतरनाक दशा चले और ये गोचर हो, इसके बाद हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में जो भृगु बिंदु होती है उसके ऊपर से भी कोई खतरनाक पापी ग्रहों का गोचर हो, और या आपके 64वें नवमांश के ऊपर से कोई ऐसे शनि का गोचर हो या राहु का गोचर हो, या आपके 22वें देशकांड के राशि के ऊपर से, राशि स्वामी के ऊपर से शनि राहु के केतु का गोचर हो, तो वो काफ़ी खतरनाक होता है और वो उसके जीवन के लिए भी खतरे की घंटी होती है। इस तरीके से ये नक्षत्र देखा जाता है। एक सरल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास किया है कि जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा उसको तो कुछ समझ में आएगा। जिनको बिल्कुल नक्षत्रों की जानकारी नहीं होगी शायद उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा जटिल और तनावपूर्ण वाला हो सकता है। तो यदि आप अश्विनी नक्षत्र वाले हो तो ये आपके लिए मैंने बना बनाया टेवा आपके लिए तैयार कर दिया है, ठीक है। सिंपल, आपका जब सदभिषा नक्षत्र में शनि जाएगा तो देखिए यहाँ पकड़ लिए सदभिषा नक्षत्र में शनि चल रहा है, आप अपना टेबल उठा के देखो, यार मेरा सदभिषा नक्षत्र तो बहुत बढ़िया साधक मतलब पॉजिटिव है, जो ये पीला लिखा है यही नेगेटिव बाकी पॉजिटिव है। और जब शनि आपका पूर्वा भाद्र में जाएगा तो वध तारा में, अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, इनके लिए जब शनि पूर्वा भाद्र नक्षत्र पे जाएगा तो वध तारे पे जाएगा, वो काफ़ी खतरनाक होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमने अभी तात्कालिक रूप से अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए ये टेवा बनाया है और आगे इस तरीके से मेरा प्रयास है कि 27 नक्षत्रों के लिए ऐसा टेवा बना दिया जाए जिससे कि आपको बड़े आसानी से समझाया जा सके। और ये उस समय हम ये भी बताएंगे आपको कि भैया ये जो
मेष राशि अश्वती नक्षत्र है, उनका उनका वर्तमान का गोचर किस तरीके का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। कभी भी परिणाम, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और गोचर जब प्रॉमिस करते हैं तभी कोई रिजल्ट आता है। अदरवाइज सिर्फ एक ही बात को लेके गोचर नहीं आएगा कि गोचर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा। आपके लिए विंशोत्तरी दशाएं भी नेगेटिव होनी चाहिए तब रिजल्ट आते हैं। मेष राशि वालों के लिए जो वर्तमान में मैं गोचर की बात कर रहा था, ये जो वर्तमान में जो मेष राशि है जिनकी, उनके लिए मैंने टेवा बताया है कि मेष राशि है। तो मेष राशि वाले के लिए देखिए कि सूर्य महाराज तत्काल रूप से अभी एंट्री मारे हैं मिथुन राशि पे। यदि कोई जातक की मेष राशि हो, ठीक है, या किसी की भी मेष राशि हो, मेष से लेके मीन राशि हो, और यदि उसकी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चालू होगी, ठीक है, तो ये बुध एक्टिवेट हो गया, ठीक है, सूर्य भगवान ने एक्टिवेट कर दिया है। और जो रिजल्ट आएगा अब आएगा जिन जातक की सूर्य की बुध की दशा, बुध की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या शुक्र में बुध, राहु में बुध, गुरु में बुध, कहीं पे भी बुध चल रहा हो, ठीक है, पूरे 9 ग्रह है, 9 ग्रह में बुध की जो अंतरदशा है कहीं भी चल रही होगी, सूर्य महाराज की यदि एंट्री मिथुन राशि में हुई है तो उसकी जो मिथुन राशि एक्टिवेट हुई है और ये समय है रिजल्ट देने का, ठीक है। और खासकर शनि महाराज अभी वक्री हैं, तो यदि एक्टिवेशन होगा तो ये समय मेष राशि वालों के लिए एक्टिवेट हो गया है। और अभी सूर्य महाराज ने बुध की राशि को एक्टिवेट करी है, तो बुध की जिनकी दशाएं चल रही है, अंतर दशाएं चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको रिजल्ट ऐसे समय में आता है। ऐसा जातक देश चंद्रिका मार्ग में लिखा है। तो निश्चित रूप से ये जो मेष लग्न का जो मैंने बताया आपको गोचर है, ये बुध का गोचर बताया और शनि का गोचर। जनरली 11वें भाव का गोचर शनि का शुभ होता है और तीसरे भाव का भी शुभ माना जाता है, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए कोई गोचर कोई बहुत कोई नेगेटिव नहीं चल रहा है जनरली, ठीक है। तो ये तो रहा, ये गोचर पे धीरे धीरे मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों के और सजेशंस मिलेंगे तो मैं धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होते हैं और गोचर इतना बड़ा टॉपिक है कि एक साथ सारी 12 राशियों का कवर तो नहीं किया जा सकता। अभी मैं फ़िलहाल ये जानना अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि नक्षत्र क्या होंगे, जब हम आपको बताएंगे कि यार आपका अभी वर्तमान में क्या हो रहा। अब जैसे कि कोई कहता है कि साहब उत्तरा आषाढ़ का नक्षत्र है या अश्विनी नक्षत्र वाला है, अश्विनी नक्षत्र वाला कहता है कि साहब मुझे तो आज बताओ, आप आज का बताओ, कल क्या मुझे मतलब नहीं है। अश्विनी नक्षत्र वाला मेरे से प्रश्न करते हैं कि साहब मेरी तो मेष राशि और मेरा अश्विनी नक्षत्र का जन्म है, चारों चरणों में से कोई भी एक ले लो, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा यार देखो आपका जो चंद्रमा है अभी ना उत्तरा आषाढ़ में चल रहा है और आपका ये 21 नंबर का नक्षत्र है, मतलब विपत्त तारे में चल रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपकी ये जो दिन है काफ़ी सावधानी वाले दिन है, आपको ना अभी सावधान रहना चाहिए। कब तक रहना चाहिए सावधान? 2 दिन तक रहना चाहिए। तो चंद्रमा कहाँ चल रहा है विपत्त तारे में, ये देखिए चंद्रमा 10वें भाव में तो दिख रहा है, आपको लगता होगा 10वां तो बढ़िया चंद्रमा, लेकिन कहाँ चल रहा है? ये चंद्रमा उसके जन्म नक्षत्र से विपत्त तारे में चल रहा है। तो ऐसे जातक को काम धंधे में नुकसान हो सकता है। कब तक हो सकता है? 16, 17, 18 तारीख, जब तक चंद्रमा, जैसे ही चंद्रमा ये कुंभ में जाएगा और कुंभ के जाने के साथ और श्रवण नक्षत्र पे जाएगा तो जातक की जो हानि वाली बात है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जातक का नक्षत्र फिर कहाँ, जातक का जो चंद्रमा कहाँ चले जाएगा? जातक का चंद्रमा फिर ये जो श्रवण नक्षत्र से जो है यहाँ पे उत्तरा से श्रवण नक्षत्र में जाएगा। तो श्रवण नक्षत्र जातक क्या है? श्रवण नक्षत्र जातक का 6 तारा है जो इसका शुभ तारा कहलाता है। तो उसके ऊपर से समस्या कट गई, बल्कि आगे जो उसका गोचर होगा वो जातक के लिए काफ़ी जो है फायदेमंद होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। आगे ये जो चंद्रमा आगे जब यहाँ पे जाएगा लाभ भाव में शनि के साथ, तो जातक को के लिए 2 दिन फायदेमंद हो सकेंगे। इस तरीके का हम फलित हम दे सकते हैं। तो हम ये बड़ा कठिन है। एक तो हमने क्या बताया, मेष राशि और जो है अश्विनी नक्षत्र, सिर्फ उनके लिए ये वीडियो है, तो दायरा कितना लिमिटेड हो गया, ठीक है। और काफ़ी समय भी लगा और समझाने में बहुत कठिनाई भी हुई। आगे का जो वीडियो बनाया जाएगा वो अगले नक्षत्र की मैं तैयारी कर रहा हूँ। आगे जो है भरणी नक्षत्र वाले जातकों का तारे की डिटेल
और भरणी नक्षत्र से रिलेटेड कौन सी राशि कहलाएगी। भरणी जो नक्षत्र होगा, जिसका भी भरणी नक्षत्र होगा, उसका यदि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरणम जन्म होगा तो उसकी क्या राशि कहलाएगी, मेष राशि कहलाएगी। मतलब अगला वीडियो हमारा रहेगा भरणी नक्षत्र पहले से चौथे चरण तक जन्म और मेष राशि, उनके विषय में बताया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप लोग कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता। प्रयास है, मैं जनरली मैं जाना नहीं चाहता था कि डे टू डे एस्ट्रोलॉजी बताई जाए, लेकिन लोगों की डिमांड है। लोग आजकल तत्काल चाहते हैं, यार हमारा अभी का बता दो, इतनी लंबी लंबी मत फेंको आप, है ना। मुझे तो कोई तत्काल क्या है कि लोग कोई ऐसे काम ट्रेडिंग के काम करते हैं, शेयर मार्केट के काम करते हैं, या कल कोई उनकी मूवमेंट है, कल कोई यात्रा है, तो वो जानना चाहते हैं यार ये अगले 2 दिन मेरे कैसे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको हम बता सकते हैं। कोई यदि चाहता है कि मेरे अगले 2 दिन का बता दो साफ बस, तो ये अगले 2 दिन का जानने के लिए तारे का ज्ञान है, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु में शनि चल रहा है और काफ़ी नेगेटिव है, तो पूरा 2.5 साल 3 साल कोई आदमी घर में तो बैठा नहीं रहेगा, उसको तो अपने व्यापार काम धंधे करने ही करने हैं, चाहे जो भी हो। तो वैसे ही चंद्रमा के देख के, चंद्रमा उसका विपत्त तारा, प्रत्येक तारा, वध तारा, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव बता देते हैं, और यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बता देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डे टू डे की जो एस्ट्रोलॉजी में लोगों को नक्षत्रों के माध्यम से जातकों को फ़ायदा देने का एस्ट्रोलॉजी काम करती है, और कई बार इसी से लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। सर्वतोभद्र चक्र का पहले बहुत डेवलपमेंट था, लेकिन सर्वतोभद्र चक्र का ज्ञान लोगों को बहुत कम है, और वैसे भी आजकल जिसको कोई ज्ञान है तो बताना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अपनी विद्या यदि बता दूंगा तो जो भीड़ उसके दरवाजे में है वो ख़त्म होके बट जाएगी और उसके पैसे की कमाई कम हो जाएगी। इसी चक्कर में भारत में विद्याओं का हास हो गया और लिमिटेड ज्ञान ही बचा है। उस लिमिटेड ज्ञान से ही जो है काम चल रहा है। तो 1-2 एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं, और हमारे एक दर्शक ने कमेंट भी किया था कि साहब ये जो नक्षत्रों का हमको और डिटेल बताओ, और इतना बता दो हमको कि हम अपनी नक्षत्र को जान सकें। हमने तो आपको तालिका बना के दे दिया, जिसका अश्विनी नक्षत्र आप देख लो, और जिसको ज्ञान है यहाँ तो समझ है, भरणी नक्षत्र यहाँ से गिन लो 9-9। ठीक है, ये चलेगा इसी तरीके से। क्रम कैसे चलेगा, 1 से लेके 9 के बाद 10 ही आएगा, 18 के बाद 19 ही आएगा, 27 के बाद फिर 1 आ जाएगा। इसी नक्षत्र से आप यदि गणना करोगे तो आपका जो है बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएगा। और जब पूरी गणना करते जाओगे तो आपको ये मैंने लगा दिया हूँ, एक बार बता दिया, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, बुध के ये 3 नक्षत्र होते हैं। इसके बाद अपनी सारणी आप बना भी सकते हो यदि आपको अभी तत्काल में बनाना है। ठीक है, ये तो जिनको कठिन है, गणित करना कठिन होता है, उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सरल कर दिया। तो इस तरीके के 27 वीडियो बनाने का मैंने अपना संकल्प ले रखा है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, यदि हमारा चैनल आपके काम आ रहा है तो ही मज़ा है यार, है ना। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ लोग बताते तो हैं, लेकिन उनको टेबल लेवल से नहीं बताते, तो बड़ी चीज़ें कठिन हो जाती है यार। ठीक है, तो बहुत हमारा जो भारत की जो जनता है, हमारे जो दर्शक है, वो सरलता से देखना चाहते हैं। मैं भी देखता हूँ कोई वीडियो यार कोई सरलता से बता रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे को इतनी कठिन गणित मेरे को भी पढ़ने नहीं पड़ती, मैं छोड़ छाड़ दूँ यार, क्या बकवास बता रहा है यार। अच्छे से बना भाई, टेबल बना के बता, साफ सुथरा बता, पूरी थ्योरी बना, कहाँ से उठाया ये बना। मैं तो ऐसे वाला आदमी यार, कोई बताए तो मुझे ढंग से बताया यार, नहीं तो मेरे को नहीं पल्ले पड़ती। तो मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही सरल तरीके से अपने ग्राहक बोल रहा हूँ, अपने जातकों को, दर्शकों को बताने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लिखा पढ़ी कर दो, तो थोड़ी सी ऊर्जा आ जाएगी यार। इसमें कोई भारी भरकम पैसे तो मेरे को मिलते नहीं हैं, है ना। मैं अपने शौक़ के लिए और ज्योतिष से प्यार करता हूँ, ज्योतिष के लिए सब मैं करता रहता हूँ। और तारे के ज्ञान से डे टू डे एस्ट्रोलॉजी को जानने वाले जो इच्छुक लोग हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और काफ़ी तार्किक है ये जो प्रोसेस है, काफ़ी तार्किक है, लेकिन बहुत डीप है। ठीक है, अभी भी हम केवल गोचर के आधार पर कोई फलित नहीं बता सकते यार, जब तक कि किसी कुंडली ना देखें। गोचर के आधार पर थोड़ी होगा। हो सकता है कि हम गोचर में बता रहे हैं तुम्हारा तो वध में चल रहा है और आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, तो नहीं, फलित नहीं होगा। दोनों चीज़ होनी चाहिए, आपकी दशाएं भी नेगेटिव होनी चाहिए और ट्रांजिट भी, गोचर भी नेगेटिव होना चाहिए, तब कहीं को रिजल्ट आएगा। और अच्छे के लिए दशाएं भी अच्छा बोलना चाहिए और गोचर भी अच्छा बोलेगी, गुरु शनि का आशीर्वाद होगा। सब घटनाएं गुरु और शनि करवाते हैं, याद रहे। ठीक है,